बेटा लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने रिफ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो किए थे कि रिफ्रैक्शन क्यों होती है, क्या होता है जब लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है वो ट्रैवल करती है, सब कुछ जो है वो हमने जाना था। आई बटन में जो है वो वीडियो का लिंक गिवन है। आज जो है वो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हर चीज का एक कानून है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोगों के पास क्या बोलते हैं, तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि इंसिडेंट रे हो, रिफ्रैक्टेड रे हो और नॉर्मल हो, तीनों एक ही प्लेन में जो है वो लाई करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये एक इंसिडेंट रे है जो एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे जो है वो दूसरे मीडियम के टकरा रही है। उस इंटरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो हम लोगों के पास जो है वो नॉर्मल बोल देते हैं, और जो रे बेंड होने के बाद मीडियम से निकल रही है उसको हम लोग जो है रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तीनों रेज एक मीडियम में होने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक प्लेन ऑफ पेपर लूं और प्लेन ऑफ पेपर जो है वो इंसिडेंट रे के प्लेन के जो है वो पैरेलली चिपका दूं, तो नॉर्मल और जो रिफ्रैक्टेड रे हैं वो भी उस पर्टिकुलर प्लेन ऑफ पेपर पे ही जो है वो लाई करेंगी। इसका मतलब ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो तीनों सेम प्लेन के अंदर जो है वो लाई करती हैं। अब दूसरा इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ हम लोगों के पास क्या है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो यहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, इसके साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन हमारे पास साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो जो है वो हम लोगों के पास क्या रहता है, एक कांस्टेंट जो है वो हम लोगों के पास रहता है। तो देख लो यहां पे क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और इस पर्टिकुलर को जो है हम लोग यहां पे क्या बोल देते हैं, एक स्पेशल नाम जो है वो दिया जाता है, इसको स्नेल्स लॉ जो है वो बोल दिया जाता है। अब साइन क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग क्लास 10th के अंदर जो है वो पढ़ने वाले हैं। साइन, अगर मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको दे देता हूं कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल मैं लूं और ये एंगल 90 का ले लूं, तो ये ले लूं थीटा, कोई भी एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहां पे जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब वो कौन कौन सी साइड्स हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को जो है वो हम लोग यहां पे साइन थीटा जो है वो बोल देते हैं। अब साइन अगर मैं आई का लूं और आर का लूं, वो एक कांस्टेंट है और हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर को जो है वो स्नेल्स लॉ बोल देते हैं। अब ये जो कांस्टेंट है ना बेटा हम लोगों के पास, इस कांस्टेंट को हम लोग एक अलग जो है वो नाम से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में जो है वो हम लोग इसको बोल देते हैं, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज बेसिकली अ कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के बराबर जो है वो होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम लोगों को किस मीडियम का जो है वो निकल रहा है, ये सब जो है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से जो है वो समझ लेना बेटा जी। बहुत जो है वो कॉन्सेंट्रेशन आपको यहां पे बनानी पड़ेगी। तो मैं म्यू 2 1, ये 1 मीडियम ले रहा हूं, ये 2 मीडियम ले रहा हूं, दिस इज द, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये हम लोगों के पास क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका, मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू किसके, मीडियम 1 के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जो है वो हम लोगों के पास टर्म है जो साइन आई अपॉन साइन आर के रेशियो को जो है वो दे रही है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, वो है क्या चीज हम लोगों के पास, म्यू 2 1 से इसको डिनोट कर रहे हैं, म्यू 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ऐसी अगर मैं बात करूं म्यू 1 2, तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा। तो बेटा जी अब ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और हम लोगों के पास जो है वो डेफिनेशन है, इसको मैं जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको यहां पे समझा देता हूं, बहुत ईजी है इसको अंडरस्टैंड करना। तो मान लो बेटा जी ये हम लोगों के पास है कोई भी मीडियम, जैसे हम लोगों ने यहां पे ले लिया वाटर, ठीक है, और वाटर, और ये मीडियम हो गया हम लोगों के पास एयर। अब एयर से जो लाइट है वो स्ट्राइक कर रही है इस तरीके से, और ये लाइट बट ऑब्वियसली जो है वो कुछ बेंड कर जाएगी वाटर के अंदर। तो ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2।
अब देखो बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 की बात करूं तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो है, दूसरा हम लोगों के पास क्या है, ये रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द लाइट है। जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसकी वेलोसिटी। अब यहां पे देखो लाइट जो है वो मीडियम 1 से हम लोगों के पास जो है वो फॉल कर रही है, ये मीडियम 1 है, और ये लाइट जो है वो मीडियम 2 में जा रही है। तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के हिसाब से क्या होगा, जो 1 में वेलोसिटी ऑफ लाइट थी अपॉन जो 2 में वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसके रिस्पेक्ट में डाल रहे हैं ना वेलोसिटी। जैसे मान लो अपने को ये μ21 मैंने अभी बताया आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको याद करने के लिए अपने दिमाग में बिठा लो, जिस मीडियम को हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको सिर पे बिठाना है, मतलब उसको न्यूमरेटर में जो है वो हम लोगों को रखना है। तो यहां पे देख लो μ21 इज द वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो उसमें 1 की वेलोसिटी को ऊपर रखना है और 2 की वेलोसिटी को जो है वो नीचे रखना है। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी न्यूमरेटर में रखो और जो डिनोमिनेटर में है वो दूसरे मीडियम की वेलोसिटी रखो। जो रेशियो ऑफ लाइट जो है वो हम लोगों के पास आएगा उसको जो है वो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बोल देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द रेशियोज ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द लाइट इन द 2 मीडियम्स हम लोगों के पास रहेगा, और ये कांस्टेंट रहता है, और साइन आई अपॉन साइन आर के भी जो है हम लोगों के पास ये बराबर होता है। तो यहां पे देख लो बेटा जी, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है वो मैंने यहां पे जो है वो लिखा हुआ है सारा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों के पास क्या है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है वो ट्रैवल करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब यहां पे देखना, ये आपके सामने जो है ये 2-3 चीजें यहां पे गिवन है, ये फिगर के अंदर ही बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अगर बेटा जी मैं बात करूं μ21 की, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्यों? क्योंकि 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के हिसाब से, तो 1 को जो है वो रिस्पेक्ट देनी है तो ऊपर रखना है न्यूमरेटर में, 2 का जो है वो डिनोमिनेटर में जो है वो अपने को नीचे रख देना। तो ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2। ऐसे देखो, अगर मैं 1 का रिस्पेक्टिव इंडेक्स जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट के हिसाब से जो है वो निकालूं, 2 के हिसाब से जो है वो निकालूं, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 1 जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे अगर आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं μ21 इंटू μ12, तो ये बेटा जी हम लोगों के पास क्या रहेगा, v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो हो गया यहां पे, कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का रिस्पेक्ट में और दूसरे का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूं तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर रहती है, 1 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास रहती है। तो यहां से हम लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, μ21 इंटू μ12 इज 1। तो μ21 इज रेसिप्रोकल ऑफ μ12 जो है ये हम लोगों के पास यहां पे हो जाएगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक रिलेटिव टर्म है बेटा जी। रिलेटिव टर्म मतलब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के हिसाब से उनकी रेशियोज ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द लाइट अपने को जो है वो यहां पे लेनी है, तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग टॉपिक देखेंगे अभी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नई टर्म है बेटा जी। देख लो, जब एक मीडियम उसके अंदर से अगर वैक्यूम हो, मतलब अगर मैं वैक्यूम के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई मीडियम है और बाहर इसके जो है वो वैक्यूम है और लाइट जो है वो वैक्यूम से इस मीडियम के ऊपर जो है वो फॉल कर रही है, तो जो बेंडिंग लाइट की होगी या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा इसका, जैसे मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 0 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 0 मतलब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हम लोगों के पास निकलता है तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म जो है वो हम लोग यहां पे कॉइन कर रहे हैं, जिसको हम लोग जो है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बोल देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम को हम लोग जो है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। अब देखो, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है तो वैक्यूम को रिस्पेक्ट देनी है, वैक्यूम को रिस्पेक्ट देनी है, तो स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम जो है वो हम लोग ऊपर रखेंगे, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम जो है वो हम लोग नीचे रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज का क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज द मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर से जो है वो बड़ा है, तो म्यू की वैल्यू जो है वो अपने पास यहां पे 1 से बड़ी जो है वो हम लोगों के पास आएगी। तो आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है।
और दूसरा एक और पॉइंट जो है वो यहां पे अगर हम समझे, बार बार हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेशियोज ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट अपने को लेनी है। तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेलोसिटी ऑफ 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 1। ये भी मीटर पर सेकंड में होगी, ये भी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगी, दोनों कट जाएंगे हम लोगों के पास। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों के पास एक यूनिटलेस क्वांटिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगी। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट बेटा हम लोग जो है वो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का फंडा जो है थोड़ा सा इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ग्लास जो है वो मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको, एक डेंजर मीडियम है हम लोगों के पास, और जहां से जो लाइट आ रही है दैट इज एयर विच इज अ रेयरर मीडियम हम लोगों के पास ये है। तो लाइट ऑब्लिक जो है उस पे पाथ पे जो है वो फॉल कर रही है इसके ऊपर, तो यहां पे जो है वो लाइट हम लोगों के पास फॉल की। अब ये ऑब्वियसली लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि जब भी लाइट रेयरर से डेंजर मीडियम में जाती है, तो ये देख लो ये रेयरर मीडियम है हम लोगों के पास, ये जो है वो डेंजर मीडियम है। जब भी लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाएगी तो हम लोगों के पास लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग जो है वो कर लेगी। ठीक है, उसके बाद लाइट जो है वो दूसरे इंटरफेस पे यहाँ पे जो है वो फॉल कर रही है। अब यहां से जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि लाइट अब डेंजर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, तो दिस पर्टिकुलर लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से परे जो है वो हम लोगों के पास जाएगी। आई होप बेटा जी ये जो है वो पाथ आपको समझ आ गया कि ये पर्टिकुलर पाथ पे बेंडिंग इधर हो रही है क्योंकि ये डेंजर मीडियम है, और यहां से जो लाइट है वो अवे हो रही है क्योंकि ये डेंजर टू रेयरर जो है वो मूव कर रही है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानने वाला ये है कि अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बीच में ना पड़ी होती तो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट रे बिल्कुल ऐसे सीधी की सीधी निकल जाती। अब क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमने डिफरेंट था, जो डेंजर मीडियम की ग्लास स्लैब थी, जिसकी वजह से लाइट की बेंडिंग होगी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो चीज ये समझने वाली है कि ये इंसिडेंट रे और ये जो फाइनल इमर्जेंट रे है जो यहां से बाहर निकल रही है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इमर्जेंट रे जो है वो बोल देते हैं। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आर व्हाट, पैरेलल टू ईच अदर जो है ये हम लोगों के पास रहने वाली है। तो यही इस जो है वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की खासियत है। इसको इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, इसको हम लोग जो है वो रिफ्रैक्टेड रे बोल रहे हैं, और ये जो है वो हम लोगों के पास जो है वो इमर्जेंट रे है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या जानना है आपको कि जो इंसिडेंट रे है और जो हमारे पास यहां से निकल रही है रे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को लीव करके, ये दोनों रेज का पाथ जो है वो हम लोगों के पास पैरेलल होता है। इसी चीज को जो है वो हम लोगों ने यहां पे अंडरस्टैंड करना था। अब इसका प्रूफ जो है वो मैं यहां पे आपको करके बता देता हूं कि ये दोनों एंगल्स जो है जो लाइंस हैं ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे कैसे पैरेलल हो रही हैं। अब मैं इंटरफेस ए की बात कर रहा हूं, ए इंटरफेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे लगाते हैं साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। साइन आई अपॉन साइन आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1। अब ये 1 ले लो, ये मीडियम 2 ले लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1, ये बन गई अपनी पहली इक्वेशन। अब मैं बी इंटरफेस की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो यहां पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आर के बराबर है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ई के बराबर है। लेकिन यहां पे लाइट मीडियम 1 में जा रही है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो म्यू 1 2 जो है वो हम लोगों के पास यहां पे रहेगा, क्योंकि जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात जो है वो हम लोग यहां पे कर रहे हैं। अब यहां पे लाइट जो है वो मीडियम 1 में क्योंकि मूव कर रही है मीडियम 2 से, तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब यहां पे मीडियम 2 में लाइट मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो यहां पे 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1 जो है वो रहने वाला है। अब ये इक्वेशन 1 और ये जो इक्वेशन 2 बनी है ना बेटा जी, यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे होएगा साइन आई अपॉन साइन आर इंटू में साइन आर अपॉन साइन ई दैट इज इक्वल टू म्यू 2 1 इंटू म्यू 1 2 के बराबर जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा। अब यहाँ पे आर से आर जो है वो कट गया। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, अभी हमने प्रूव किया, तो साइन आई जो है वो यहाँ पे हमारे पास साइन ई के बराबर आ जाएगा, जहां से हम लोगों को आई जो है वो एंगल ई के बराबर जो है वो हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है हमें। तो एंगल आई जब एंगल ई के बराबर हो जाएगा तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो हमारे पास इमर्जेंट रे के जो है वो बराबर होगी, तो ये कारनामा जो है वो अपने पास देखने को मिलेगा। आई होप ये जो है वो आपको क्लियर।
तो आई ई के बराबर हो गया, तो जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो पैरेलल हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल हो गया, तो इंसिडेंट रे जो है वो इमर्जेंट रे के पैरेलल हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको कर लो। बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप यहाँ से जो है वो इसको स्क्रीनशॉट लेके रीड आउट कर सकते हो, लिख सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। मैं आगे जो है वो कॉन्सेप्ट पे मूव कर रहा हूँ। ये कई बार स्कूल्स में ये करवा देते हैं टीचर्स वगैरह, लेकिन एनसीईआरटीज में नहीं है, तो मैं एक सिंपल भाषा में इसको आपको समझा देता हूं। अब मान लो अगर आप कोई स्विमिंग पूल की बात करो और मान लो वहां पे कोई कॉइन जो है वो गिरा हुआ, तो कॉइन थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। ये भी रिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से है। तो यहां से देख लो, एक रे हमने सीधी जो है वो यहां से पास कर दी, तो एक रे जो है वो मैं बिल्कुल सीधी ले गया यहां से। दूसरी रे मैं थोड़ी सी बेंड करके लेके जा रहा हूं। अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंडिंग होगी, दिस बेंडिंग इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस रे को अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूंगा तो ये यहां पे मिलेगी। मतलब एक्चुअल इमेज जो ऑब्जेक्ट यहां पड़ा था उसकी जो एक्चुअल इमेज बाहर एयर के अंदर मिलने वाली है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलने वाली है, जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ अपने को दिखाई देता है। तो यहां पे क्या फॉर्मूला है कि रियल डेप्थ मतलब जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है अपॉन जो एपेरेंट डेप्थ है, एपेरेंट डेप्थ मतलब जो डेप्थ हमें दिख रही है, विजुअलाइज हो रही है, प्रतीत हो रही है, वो जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 के बराबर जो है ये हम लोगों के पास होता है। ये क्लास 12th के अंदर इस फॉर्मूला का प्रूफ देखोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के बराबर जो है वो हम लोगों के पास रहता है। आई होप ये जो है वो क्लियर है। इसके बाद बेटा जी लेंस और मिरर फॉर्मूलाज के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस हम लोगों के पास जो है वो है। तो यहां पे एक मैं कॉमन लेंस जो है वो ले रहा हूं। अब इस लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है। जैसे मिरर्स में सारे डिस्टेंसेस हम लोग पोल P से मेजर करते थे, यहां पे सारे डिस्टेंसेस हम लोग ऑप्टिकल सेंटर O से जो है वो मेजर करते हैं। अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको भी U से डिनोट कर रहा है, इमेज के डिस्टेंस को V से ही डिनोट कर रहे हैं, और फोकल लेंथ को हम लोग जो है वो F से डिनोट करते हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये जानने वाला है कि मिरर फॉर्मूला के अंदर बीच में F था, अब यहां पे बीच में जो है वो बीच में प्लस था, यहां पे बीच में जो है वो माइनस है। इन दोनों रिलेशंस के बीच में 1/f इज 1/v माइनस 1/u जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ये जानने वाला है कि इसके अंदर बीच में नेगेटिव साइन जो है वो हम लोगों के पास आ रहा है। अब सारी रेज हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि लेफ्ट साइड से जो है वो हमारे पास फॉल कर रही है। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ हम लोगों के पास पॉजिटिव रहती है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हम लोगों के पास नेगेटिव रहती है। ये सब मैं ऑलरेडी जो है वो रे डायग्राम्स के अंदर जो है वो बता चुका हूं। हाँ, इसके अंदर साइन कन्वेंशंस भी हम लोगों के पास मोस्टली सेम है। तो साइन कन्वेंशंस आपको कैसे जो है वो फॉलो करने हैं, तो यहां पे जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। ये पॉइंट ले लो O जो कि ऑप्टिकल सेंटर है, जितने भी डिस्टेंसेस इधर को हैं वो पॉजिटिव लेंगे, जितने भी डिस्टेंसेस इधर को हैं वो नेगेटिव लेंगे। ऊपर वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव और नीचे वाले डिस्टेंसेस अपने को जो है वो नेगेटिव लेने हैं। तो यहां पे बिल्कुल कंफ्यूजन जो है वो आपको नहीं क्रिएट करना। तो सारी जो डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे हैं वो नेगेटिव डिस्टेंस वाले हैं, राइट साइड वाले सारे डिस्टेंसेस को हम लोग जो है वो पॉजिटिव लेंगे। ऊपर अगर ऑब्जेक्ट की हाइट अपने को मेजर करनी है तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, नीचे अगर हम लोगों के पास कोई इमेज बन रही है तो वो डिस्टेंस पर्टिकुलर जो है वो नेगेटिव हम लोगों को जो है वो लेना है। आई होप ये क्लियर है। अब मैग्निफिकेशन यहां पे भी बिल्कुल सेम है। मैग्निफिकेशन होता क्या है, इमेज की हाइट कितनी है अपॉन जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, उसको हम लोग जो है वो मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। मिरर्स के केस में यहां पे फॉर्मूला के अंदर -v/u था, लेकिन लेंसेस के केस में जो है वो हम लोगों के पास v/u फॉर्मूला है। बाकी सब कुछ जो है वो यहां पे सेम है। ये फॉर्मूला जो है वो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू v/u के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। साइन कन्वेंशन मैंने ऑलरेडी जो है वो आपको बता दिए किस तरह से जो है वो आपको लेने हैं। अब यहां पे लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा जी इस चैप्टर का, दैट इज द पावर ऑफ द लेंस। अब बच्चों को ना यहां पे एक कॉमन मिस्टेक जो है वो बच्चे करते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस पेपर में आता है तो बच्चे लिखते हैं इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। बेटा पावर ऑफ द लेंस की फॉर्मूला नहीं पूछा आपसे, अगर डेफिनेशन पूछी है तो ये एक डिग्री है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की। मतलब कोई भी रे अगर किसी पर्टिकुलर लेंस के ऊपर फॉल कर रही है तो वो रे कितना बेंड कर रही है या कितना जो है वो अवे बेंड कर रही है, उस बेंडिंग की डिग्री को मेजर करने का एक तरीका है पावर ऑफ द लेंस। पावर ज्यादा है तो ज्यादा बेंड करेगी, पावर कम है तो कम बेंड करेगी। हां, इसका फॉर्मूला जरूर हम लोगों के पास जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ के बराबर जो है वो होता है। अब पावर को मेजर करने की एक यूनिट है जिसको हम लोग डायोप्टर जो है वो बोल देते हैं। सिंबल इसका जो है वो D है। अब यहां पे बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो क्या,
ध्यान से देख लेना इसको। मान लो आपके पास कोई लेंस गिवन है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर गिवन है, आपको इस लेंस की पावर जो है वो निकालनी है। अभी हमने बताया फॉर्मूला पावर 1 फोकल लेंथ है, तो इसको 1/50 कर दिया। अब लोग क्या करते हैं, इसको 1/50 कर दिया तो यहां पे जो है वो 100 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 50 लिख सकते हैं। तो पावर यहां पे होगी 2 इंटू 10⁻⁻2, तो यहां पे लिख देते हैं 0.02 डायोप्टर जो है वो इसका आंसर यहां पे लिख देते हैं। अब यहां पे जो कॉमन मिस्टेक बच्चे ये कर रहे हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना, जब भी आपको फोकल लेंथ जो है वो हम लोगों के पास गिवन हो तो मेक श्योर करो एक चीज कि ये सेंटीमीटर की जो यूनिट है ना, इसका सबसे पहले कन्वर्जन हो हमारे पास मीटर में, फिर जो है वो डायोप्टर वाला फॉर्मूला आप लोग जो है वो कैलकुलेट करो। जैसे इसको सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो ये 1/2, ये रॉन्ग सॉल्यूशन है ये वाला जो, तो 1/2 जो है वो मीटर हो जाएगा। अगर मैं पावर की बात करूं तो ये 2 डायोप्टर हो जाएगी, क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो वो 2 आ जाएगा। तो डायोप्टर जो वर्ड है ना वो अपने को तभी लगाना है जब यहां पे जो फोकल लेंथ अपने पास मीटर में है। अगर फोकल लेंथ मीटर में नहीं है तो मीटर में पहले उसको कन्वर्ट करो, फिर उसकी यूनिट जो है वो आप डी बोलो। सिंपली अगर आप उसको बोल दोगे ना कि ये डायोप्टर है, सेंटीमीटर को जो है वो उल्टा करके चेंज कर दोगे तो वो बिल्कुल गलत जो है वो हो जाएगा। सिमिलरली मान लो किसी लेंस की जो पावर है वो हम लोगों के पास जो है वो 10D हमारे पास गिवन है। आपको इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है तो सिंपली क्या करो 1/p कर दो, क्योंकि p अगर रेसिप्रोकल है f का तो f रेसिप्रोकल हो गया हमारे पास p का, तो यहां पे 1/10 होगी विच इज इक्वल टू 0.1। ये मीटर में आएगा, ये चीज आपको जो है वो ध्यान देनी है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से जो है वो मल्टीप्लाई करो तो ये 10 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास हो जाएगा। तो डायोप्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद मीटर। मीटर अगर फोकल लेंथ है तो यूनिट डायोप्टर है, अगर सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो यूनिट डायोप्टर नहीं है। ये मेन पॉइंट जो है वो आपको अंडरस्टैंड करना था। यहां पे जो है वो मैंने इस चीज को जो है वो लिख दिया है कि इसको जो है वो मीटर में होना चाहिए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप ये जो है वो आपको क्लियर है। बस इस चैप्टर के इतने ही थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं, रे डायग्राम सारे जो है वो मैं करवा चुका हूं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।